नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण साहू जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल, संघर्ष से सत्ता का अरुणोदय, संगठन का मुखिया होना एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है और मुखिया का लक्ष्य ये था। लोकप्रिय सरकार थी यहाँ कांग्रेस की, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का वरिष्ठ नेतृत्व कहता था कि हमारी ये मॉडल गवर्नमेंट है और इतनी उत्कृष्ट गवर्नमेंट जो उनके लिहाज से थी उसको अपदस्थ करना और भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करना। और समय बहुत ज़्यादा नहीं था, कोई 14 माह थे आपके पास। तो एक जो जिजीविषा थी कि नहीं, इस संघर्ष को फिर सत्ता तक ले जाना है, कैसे किया? नवीन पुरोहित जी, आपको और आपकी पूरी IND24 की पूरी टीम को बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार, राम राम, जय जोहार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपती है उस पर वो कार्यकर्ता पूरे प्राण प्राण से जुटता है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर हमारी चिंता इसलिए बहुत बढ़ जाती है कि इस छत्तीसगढ़ को जिन परिस्थितियों में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं, कोई उस तरह के आंदोलन नहीं हुए जैसे अलग राज्य बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में हुए, पर अटल जी का वो अटल संकल्प था कि ये छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, पौराणिक रूप से समृद्ध है और यहाँ के जो लोग हैं वो इतने भोले भाले सीधे साधे लोग हैं और विकास से कोसों दूर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़िया लोगों के अच्छे भविष्य के लिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उस सरकार ने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा करने की शुरुआत कर दी थी और जिस तरह की राजनीति उन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की कोशिश की, ये न छत्तीसगढ़ के तासीर के लिए उचित था और न छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए उचित था। और इसलिए एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानता है, उनके सपनों के विपरीत छत्तीसगढ़ को ले जाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी और दूसरा छत्तीसगढ़ के तासीर के विपरीत यहाँ पर शासन प्रशासन चल रहा था। चहुओर भ्रष्टाचार का आलम था, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं था, नक्सलवाद को संरक्षण था, नक्सलवाद और प्रसारित हो रहा था। इन सब से न केवल छत्तीसगढ़ की जनता वरन भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता बहुत कुपित था, दुखी था। इस बात को वही समझ सकता है जो छत्तीसगढ़ के को जमीनी रूप से जानता है। जब मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, आप जैसे मीडिया के साथी लोग पूछते थे, वहाँ तो केवल आप कहीं है नहीं मैदान में, आपका कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे, तब मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता था कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा और ये सरकार तो जाने वाली है। जब और कुरेद कर आप लोग पूछते थे तो मैं बताता था, आप किसी गांव में चलकर पूछिए कि 5 साल में आपके गांव के विकास के लिए क्या हुआ। किसी शहर में चलकर पूछिए आपको 5 साल में इस सरकार ने क्या दिया। आज कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं बोल सकता कि छत्तीसगढ़ को हमने 5 साल में ये कोई बड़ी चीज़ दी। केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं को खेलने का काम, उन्हें धोखा देने का काम, उन्हें ठगने का काम किया और उस बात को बखूबी समझते हुए इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ की जनता का इतना अद्भुत समर्थन मिला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को
चौथी बार सरकार हमारी बनी है, इन चारों बारों में सर्वाधिक वोट का प्रतिशत बिल्कुल ठीक। और छोटा मोटा अंतर नहीं है। लक्ष्य रखा था बड़ा, मतलब एक 14 महीने में 14% वोट बढ़ा है, एक एक कदम बढ़ाया। और इस बात में कोई, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसमें कोई मैं कुतर्क नहीं करूँगा कि सारे पूर्वानुमान मीडिया के धराशायी हो गए, क्योंकि पूर्वानुमानों में छत्तीसगढ़ में कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन आखिरी तक आप कहते रहे कि हम आएंगे, तो उस इतनी मतलब ग्राउंड कैलकुलेशन का राज क्या था? पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता की तासीर मैं बखूबी जानता हूं। मैं गांव के सामान्य परिवार से चलकर आया हूं। छत्तीसगढ़ के आम लोग क्या चाहते हैं, क्या पसंद है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत मैं बखूबी जानता हूं। 24,000 मतदान केंद्रों में 23,000 से अधिक मतदान केंद्रों में हमारी बूथ कमेटियां हैं। ईमानदार, मेहनती और निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। वो कार्यकर्ता कमस कर मैदान में उतर जाए तो कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। लेकिन वो कमर कस के उतारने की कला भी तो आनी चाहिए। ये सही है कि मैंने बेहिसाब दौरे किए, कार्यकर्ताओं के बीच गया, उनका उत्साह बढ़ाया, उनमें जोश भरा, और वो कार्यकर्ता जब कमर कसकर निकला तब लोगों को लगता था कि ये अप्रत्याशित परिणाम है, लेकिन मेरे लिए वो परिणाम अप्रत्याशित नहीं था। मैं जानता था कि ऐसी सफलता मिलेगी, और पहले भी बोलता था शुरू दिन से, और जब मतदान होने के बाद मतगणना से पहले भी मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता था कि हमारी लगभग इतनी सीटें आने वाली है। वजह है कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहता है, छत्तीसगढ़ का भविष्य किन हाथों में सुरक्षित है। 15 साल की हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। क्या वो था छत्तीसगढ़ के पास 1/11/2000 से पहले? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, बीमारी, पिछड़ापन, विकास से कोसों दूर। उन 15 सालों के शासनकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ। आज भूखमरी से किसी मौत की खबर नहीं आती है कहीं से। आज गांवों की दशा और दिशा बदली है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उन 15 सालों में ऐतिहासिक काम न हुए। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अधोसंरचना के विकास का मामला हो, उद्योग का मामला हो, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मामला हो, हर क्षेत्र में राज्य ने उन 18 सालों में तरक्की की। छत्तीसगढ़ की जनता के पास और आप सब लोगों के पास भी तुलना करने के लिए वो शुरू के 3 साल के कांग्रेस के कार्यकाल और ये 5 साल के कार्यकाल 18 से 23, आप कल्पना करके तुलना करके देखें कि सरकार कैसे चलती है। कोई विजन है, जनता के प्रति कोई प्रतिबद्धता है। आप छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर है पर समझदार है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं? जी, बहुत ही गहरा प्रश्न है, वो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत ईमानदार जवाब मिलेगा। संघर्ष से सत्ता हासिल की, जनभावना भी थी कि अरुण साहू जी नेतृत्व करें, संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार का भी नेतृत्व करें, लेकिन एक नेतृत्व ने सामूहिक निर्णय लिया, उस निर्णय को सिरोधार्य कर लेते हैं। जैसे कांग्रेस में था 2.5 साल की बंटवारा था सत्ता का, फिर नहीं चला, फिर वो झगड़ा दिखता है। तो ये इसको कैसे, मतलब पी कैसे लेते हैं? बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, कि प्रदेश अध्यक्ष बने, कि एक सामान्य कार्यकर्ता रहे, वो इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। कौन सी घुट्टी पीते? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशेषता है, ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के कल्पना से कितने दूर का निर्णय, कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे पूरा करता है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बूथ इकाई के अध्यक्ष से लेकर राजनीति करने की शुरुआत की, और आज जिस जिम्मेदारी पर हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया,
आज उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसलिए उद्देश्य तो ये था कि छत्तीसगढ़ को गलत रास्ते में जाने से बचाना, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, ये अध्यक्ष के नाते मेरी जवाबदारी थी। वो जवाबदारी मैंने पूरी की। पार्टी ने मुझे जो जवाबदारी दी है उस जवाबदारी में फिर से मैं जुटा हुआ हूँ। कहते हैं हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो कांग्रेस के खिलाफ गए जनता के पास भारतीय जनता पार्टी को लेके, जैसे आपने कहा बड़े बेसाब दौरे किए, तो ऐसी बड़ी बेसाब आवाज़ें भी हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, बड़ी बेहिसाब एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लोगों की उम्मीदें हैं। और राजनीति के आकाश में अरुण साहू जी के नाम की पतंग कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि अरुण साहू जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस टाइप की जो बातें आती हैं, जनभावना की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत कनेक्ट किया लोगों से। देखिए, जनभावनाएं, जनता क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, ये अलग विषय है। पर जहाँ तक मेरा विषय है, मैंने बचपन से लेकर आज तक अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं तो इस चीज़ के काबिल हूँ। ये कभी इसका मूल्यांकन मैंने अपने लिए नहीं किया। मैंने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं तो केवल इतना सोचता हूँ कि जो मेरे पास जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को कितना मजबूती से निभा सकता हूँ, कैसे उसमें अच्छा काम कर कर दिखा सकता हूँ। मैं उस काम में अपना पूरा 100% लगाता हूँ, अपने सोच समझ से लगाता हूँ। बने हुए रास्ते पर न चल के उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसे और कैसा उपयोगी बना सकते हैं, वो कैसा और इम्पैक्टफुल हो, मैं इन चीज़ों पे फोकस करके काम करता हूँ। मेरी चिंता मेरी पार्टी करेगी और मैं तो उस काम की चिंता करता हूँ जो मुझे सौंपी गई है। अभी 2 साल सरकार के पूरे हुए। अब चूँकि उप मुख्यमंत्री हैं तो सरकार के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। 2 साल बेमिसाल होर्डिंग्स देख रहा हूँ मैं, चूँकि जनता के लिए वादा करने आप ही गए थे बतौर मुखिया। मुख सो चाहिए खान पान सोए। जब आप वोट मांगने गए थे 14 महीने में जो 14% बढ़ाया, तो लोगों की जो आपसे उम्मीद है वो 144% है, क्योंकि उस समय तो आप ही गए थे। जैसे शादी में होता है, परिवार का वरिष्ठ सदस्य जाता है, दूल्हा भले कोई भी हो, लेकिन किसको नेक मिला नहीं मिला, कौन संतुष्ट है, खाना किसने खाया, तो वो जवाबदेही आज भी आपके ऊपर है। 2 साल का मूल्यांकन करिए, उचित आप संतुष्ट हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। मोदी की एक एक गारंटी को अक्षरशः पूरा करने का काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और जो वायदा हमने किया था छत्तीसगढ़ की जनता से, उन वायदों को पूरा कर रहे हैं, प्रामाणिकता से पूरा कर रहे हैं। हमने वादा किया था, मैंने ही ऐलान किया था प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि हमारी सरकार बनेगी। 18 लाख गरीबों के साथ जो अन्याय हुआ है प्रधानमंत्री आवास रोककर, पहला मुख्यमंत्री जो भी बनेंगे वो अपने आवास में जाने से पहले वो 18 लोगों के आवास की व्यवस्था करेंगे, स्वीकृति प्रदान करेंगे, तब जाएंगे। 13 दिसंबर 2023 को हमने शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति प्रदान कर दी। हमने वादा किया था कि 2 साल का पुराना बोनस 3,716 करोड़ 13 लाख किसानों के वो देंगे। पिछली कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया था, 5 साल नहीं दिया। हमने कितने दिन में दिया? 12 दिन में 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपया उनके खाते में डाल दिया। हमने वादा किया था 1,000 रुपया महतारी वंदन की राशि देंगे। आज 24 महीने की सरकार है, 23 किस्तें 23 हज़ार माताओं और बहनों को हमने दे दिया। हमने युवाओं से वादा किया था कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करेंगे। हमने सीबीआई जांच का वादा निभाया और आज वो दोषी लोग हैं वो जेल में है, पीएससी के चेयरमैन से लेके अन्य लोगों ने जो किया है। आज जो भर्तियां हो रही है पीएससी की, हम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाएंगे। 2 बार हमने अभी पीएससी के रिजल्ट निकाले हैं। एक एक अभ्यर्थी के चेहरे में प्रसन्नता है कि ये सब नहीं होता यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। पारदर्शी और निष्पक्ष चयन हुआ है, इसलिए हम चयनित होकर गांव के गरीब परिवार के किसान के बच्चे पीएससी में सेलेक्ट होकर आए हैं। सारी भर्तियां पारदर्शी हम कर रहे हैं। तो एक एक वादा पूरा कर रहे हैं, चाहे भूमिहीन किसानों से किया हुआ वादा, चाहे
तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया हुआ वादा, एक एक वादे पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि भगवान राम का नलिहाल है, हम रामलला के दर्शन कराएंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, लगातार करा रहे हैं। और इसलिए आज विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। नई औद्योगिक नीति हम लेकर आए हैं, निवेश बढ़े छत्तीसगढ़ में रोजगार के और सृजन हो, और औद्योगिक नीति को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उद्योग लगे, इस दृष्टि से बनाया है। दूसरा, उसमें रोजगार को प्राथमिकता दिया है। सरकार के अनुदान और सुविधाएं उस अनुरूप मिलेगी। कितना रोजगार देंगे आप जी, कितना इन्वेस्ट करेंगे इस पर नहीं है, सरकार की सुविधाएं कितने लोगों को रोजगार देंगे। तो ये संतोष है कि अटल जी के सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, अधोसंरचना का तेज गति से विकास हो रहा है, शहरों का सुव्यवस्थित विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये 2 साल ऐतिहासिक रहा है, और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये 2 साल में जो हमने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी तरह से संतोष है, एक अनुभवी नेता के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है, विष्णुदेव साय जी, जो पंच से लेकर आज राज्य के प्रधान तक जिम्मेदारी में आए हैं। लंबा अनुभव है उनके नेतृत्व में। हम सब छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं जी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि रिवेंज की गवर्नमेंट है, ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। एक भी काम रिवेंज से हमने नहीं किया है। आप अपराध में संलिप्त होंगे तो पुलिस तो हाथ पर हाथ धरी बैठी नहीं रहेगी। हम पुलिस के हाथ बांधने वाले नहीं हैं। कोई अपराध करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, उस पर कार्यवाही होगी। रिवेंज वाला कोई भी विषय नहीं है कि हमने किसी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से कोई कार्यवाही की है। अच्छा, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप और लगता है कि आप लोग कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, सामाजिक सद्भावना के खिलाफ काम करते हैं। देखिए, ये बार बार प्रमाणित हुआ है कि राज्य में धर्मांतरण को किसने बढ़ावा दिया, खुला संरक्षण दिया कांग्रेस पार्टी ने। अब धर्मांतरण ना हो, लालच से, प्रलोभन से, तो हम कम्युनल हो जाएंगे। आप जो हमारे जो कथाकार, सनातन के प्रवचन करता, लाखों लोग जिनको सुनने जाते हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप वो तो कहते हैं कि बाबाओं का उपयोग करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपने देखा कितने लोग जाते हैं, चाहे श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो, कितने लोगों के आशा और विश्वास के ये केंद्र, इतने लोग सुनने जाते हैं और आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति ये जनता के लिए नहीं है, देश हित के लिए नहीं है, एक परिवार के हितों के लिए है। एक परिवार को हम कैसे खुश कर सकते हैं, उसके लिए सनातन को गाली दो, सनातन के जो प्रवक्ता हैं, हमारे धर्म के जो कथाकार हैं, उनको उनके खिलाफ बोलो ताकि हमारा वो परिवार खुश हो जाए। देखिए, ये सनातन के प्रति घृणा, भगवान राम का ये ननिहाल है, और राम के लिए, भगवान राम के लिए कांग्रेस पार्टी के मन में क्या भाव है, ये बार बार उजागर हुआ है। कैसे ये करते हैं, अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम का निमंत्रण भी नहीं स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा पाप कर रहे हो आप। आपको जाना नहीं जाना आप तय करते, लेकिन किसी ने निमंत्रण भेजा है आपको, निमंत्रण को अस्वीकार करना, इससे बड़ा अपमान तो आप किसी का कर नहीं सकते। आयोजकों का अपमान, भगवान राम के प्रति क्या भाव है आपके मन में, ये सांप्रदायिकता का काम, तुष्टीकरण का काम, ये कांग्रेस की राजनीति है। हम तो सर्व धर्म समभाव पे चलने वाले लोग हैं। हमारा किसी धर्म के प्रति, किसी पंथ के प्रति कोई दुराभाव नहीं है जी। लेकिन राहुल जी कभी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थित संगठन कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। आखिर खतरे में क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है। ये गांधी परिवार का नेतृत्व खतरे में है। देश मजबूत है, देश आगे बढ़ रहा है,
दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश 2014 का देश आज 2025-26 में कहां पहुंच जाएगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कैसे हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कैसे रक्षा क्षेत्र में आयातक से हम निर्यातक बन गए हैं, कैसे हमारे शिक्षा क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, कैसे हम शत्रु के घर में घर के अंदर घुसकर बदला लेते हैं। ये बदल गया है, ये नया भारत है। और ये इसलिए यहाँ कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है, न देश का संविधान खतरे में है, न लोकतंत्र खतरे में है। जी जी, वो किताब लेके राहुल जी घूम रहे हैं। तो आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि उन्होंने भारत कितना देखा, तो उनसे आपने कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की, फिर उन्होंने पूरब से पश्चिम गए, तो पूरा देश उन्होंने घूमा है और टी शर्ट में घूमा है। बहुत ठंड में उन्होंने टी शर्ट पहन के यात्राएं की। देखिए, मैं आज उस वृत्तांत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतना चले, अब तो कम से कम ये मत कहिए कि वो देश को नहीं समझते। देखिए, उस यात्रा के दौरान किन किन तरह के लोगों से वो मिले, क्या क्या किया, आपने देखा है। और उस यात्रा का परिणाम भी क्या निकला, ये भी आपने देखा है। जिन लोगों ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन के लिए जवाबदार है, जो कांग्रेस पार्टी ने बार बार संविधान को तार-तार किया हो, देश में आपातकाल लगाकर, सिख भाइयों के ऊपर कत्लेआम करके, वो किस मुंह से संविधान की बात करेंगे। कितने बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए कैसे खिलवाड़ किया लोकतंत्र से, संविधान से। नहीं, लेकिन वो तो अभी कह रहे हैं, कि आप जो है चोरी से जीतते हो, वोट की चोरी की है। अभी उन्होंने पहले ईवीएम पे था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप चोरी कर। अब और कुछ बचा नहीं उनके पास। ये वोट चोरी का आरोप लगाना जनता का अपमान है, जनतंत्र का अपमान है। जिन लोगों ने वोट दिया, आप उन लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बहुमत से सरकार बनाई। और वोट चोरी करते तो कर्नाटक में क्यों नहीं कर लेते? अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार बनी, उन राज्यों में वोट चोरी नहीं हुई। जहां आप जीतते हो वहां ठीक है, जहां हार गए तो वोट चोरी, जहां हार गए तो इलेक्शन कमीशन दोषी, जहां हार गए तो ईवीएम दोषी। ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। मीठा मीठा गब गब, कड़ू कड़ू थू थू, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और बिहार के चुनाव से पहले क्या क्या इन्होंने प्रोपोगंडा नहीं किया, और बिहार की जनता ने कहां लाकर खड़ा कर दिया उनको। 6 सीटों में आए, 6 सीटों में, और खुद तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, तेजस्वी को भी ले डूबे। जी जी। तो ये कांग्रेस पार्टी ही खतरे में है। देश का संविधान मजबूत है, देश का लोकतंत्र मजबूत है, और दुनिया में आज भारत की जो मान्यता बनी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एक बार फिर दुनिया आज भारत की ओर आशा भरे निगाह से देख रही है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ ये एक स्वप्न की तरह था, और आप उस दिशा में लगभग नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करने की दिशा में एक अपेक्षित परिणाम की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, आपके जो डिपार्टमेंट है ना, वो उसकी जड़ें हैं। युवा खेल से जुड़े, अच्छा नगरीय प्रशासन के अंतर्गत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, नगरीकरण हो, फिर पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, मतलब एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेहतर मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था। तो ये भी बड़े मूल कारक हैं। इन चारों डिपार्टमेंट का बड़ा योगदान है। सिर्फ फोर्सेस के साथ आप नक्सलवाद को खत्म नहीं कर सकते थे, तो कैसे इस दिशा में आगे बढ़े, ये बड़ी उपलब्धि है। देखिए, नक्सल उन्मूलन के लिए जब अभियान चल रहा था, तो एक तरफ सुरक्षा बल के जवान दुर्गम और कठिन इलाकों में जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे थे। नक्सली या तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, या गिरफ्तार हो रहे हैं। अब बिल्कुल खात्मे के कगार पर हम हैं। साथ ही पैरेलली हमने एक तरफ अधोसंरचना के विकास का काम चालू किया, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं पहुँचाने का
पैरेलल काम किया नियत निर्मला योजना लाकर कि वहाँ बिजली पहुँचे, वहाँ जल पहुँचे, वहाँ पर आवागमन के साधन हो, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, उनके आयुष्मान कार्ड बने, उनके राशन कार्ड बने, ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही है। और अब सड़कों का काम धीरे गति से होता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा बल जब हमको मिलते थे तब हम सड़क बना पाते थे। अब जब नक्सली समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो सड़क बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बस्तर बदल रहा है। अभी जब हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया 2025 में 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया बस्तर ओलंपिक में खेलने के लिए। गत वर्ष 24 में 1,65,000 था। इस बार दुगने से भी ज़्यादा युवाओं ने। तो ये बदलते हुए बस्तर का तस्वीर है कि वहाँ का युवा क्या चाहता है, वहाँ का आम व्यक्ति क्या चाहता है, और उसके लिए रोड मैप बनाकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई है। उन्होंने कहा है कि बस्तर को हम देश का सर्वाधिक विकसित ट्राइबल डिवीजन के रूप में स्थापित करेंगे। वहाँ के लिए विकास की योजना बनाकर भारत सरकार लाएगी। जी, अंतिम और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपने एक पंच लाइन डेवलप की है, एक नारा डेवलप कर दिया, एक स्लोगन आ गया कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। संवारने के बाद सहेजेंगे भी आप ही? हाँ, निश्चित रूप से संवार भी रहे हैं। कोई गुंजाइश नहीं है मतलब 28 में कांग्रेस के लिए? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। आज सत्ता से बाहर हैं तब भी रोज लड़ रहे हैं। कोई अध्यक्ष ये बनेगा बोलते हैं, कोई वो बनेगा, इसको हटाओ, उसको, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, और जनता मजा ले रही है। 5 साल इनकी लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा और अब ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दूर जा चुके हैं। जनता तो दूर जा ही चुकी है। लगातार चुनाव में ये पराजित हुए हैं। हमारी सरकार के कामों पर जनता ने मुहर लगाई है, बार बार मुहर लगाई है। चाहे वो विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव हो, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सब में कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई है। सरकार के कामों पर जनता की मुहर लगी है कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ठीक से काम कर रही है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। और जिस संकल्प को लेकर हम सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो बनाने का भी काम कर रहे हैं, संवारने का भी काम कर रहे हैं। तो संघर्ष से सत्ता का जो रास्ता है उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैंने पूरी चर्चा के निचोड़ को मैं ऐसे समझूं कि जिम्मेदारी पहले आती, फिर आता अधिकार जताना, भले सुखों से वंचित रखना, दुख का भागीदार बनाना, द्वार जो आएंगी तकलीफें तो दरवाज़ा हम खोलेंगे। सुख का समय हो, दुख का समय हो, साथ में मिलकर बोलेंगे कि जिम्मेदारी मुझे ज़रूरी सा लगता है, तुम पर आया भार उठाना। जिम्मेदारी पहले आती, फिर आता अधिकार जताना। तो न पद की लालसा है, न सत्ता की सनक है। ज़रूरी ये है कि जो जनता के ज़रूरत के मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर लोकतांत्रिक तरीके से काम हो। तो जो सरकार नहीं कर रही थी उसको अपदस्थ किया। ये अलग बात है कि जब सरकार में आते हैं तो कोई ना कोई पद मिलता है, अब काम कर रहे हैं। तो एक अलग से परिभाषित कर दिया आपने, पद और प्रतिष्ठा से अलग, और जिस सहजता से फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का अवसर मिला, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद नवीन जी आपका। आप छत्तीसगढ़ में आए हैं, रायपुर आए हैं, एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद।